गगन जी, हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दो बयान आपके नेता की तरफ से इस तरह के आ गए हैं, एक तो अफजल गुरु को लेकर और 370 आपके घोषणा पत्र में है, इसलिए अभिजीत जी से मैं शुरू कर रहा हूं। अभिजीत जी और आप सभी मेहमानों से निवेदन है कि जब एक बोले तो दूसरा प्लीज मत बोलिएगा, सबको बराबर टाइम। और अभिजीत जी, मैं 2 मिनट लगा लूंगा, आपको याद दिला दूंगा, सबको 2-2 मिनट पहले इस चंक में, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए। क्यों ऐसा लगता है अभिजीत जी आपको कि अफजल गुरु का मुद्दा उठाकर उमर अब्दुल्ला अलगाववाद की हवा एक बार फिर से चलाना चाहते हैं? क्यों साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि 370 अपने घोषणा पत्र में शामिल करके फिर से वो उसी पुराने कश्मीर 370 वाले कश्मीर को पैदा करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? और क्या इसका स्थानीय लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति होगी, आपको नुकसान होगा, ये आपको डर है या कुछ और? अभिजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सईद साहब। मैं 2 बातों से जो आपका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कारण क्या है? कारण समझिए। कारण ये है कि वो जमाना चला गया जब 5000 वोटों से 5000 के वोट लेकर यहाँ पर लोग एमएलए बनते थे, 10,000 वोट से मंत्री बनते थे और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे। तब इन्हीं का खानदानी राज चला करता था। अब जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब जमहूरियत को असली अमली जामा पहनाया गया है, आज लाखों के हिसाब से वोट लेना पड़ते हैं, क्योंकि 3 टायर सिस्टम रिस्टोर हुआ, पंच सरपंच बने, बीडीसी डीडीसी बने, इस हिसाब से एमपी और अब एमएलए के चुनाव आपके सामने हो रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि इन लोगों को आदत पड़ी है 5000 के वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करवाया, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद करवा दिया, यहाँ पर उपद्रव करवा दिया और 2-4 हजार वोटों से एमएलए बन गए। अब लेना पड़ रहे हैं लाखों वोट। तो दिक्कत यही है, उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। अब इनको लग रहा है बौखलाए हुए कि किस तरह से हम अपनी सियासी जमीन जो है वापस खोगे। तो जो चीज देश के कानून के साथ चलते हुए और जिस इंसान ने हमारे देश के संसद के ऊपर हमला किया था, उसको जो देश के कानून में सजा दी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। अब इसके अंदर जो उमर साहब आप सब लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। ये उमर साहब आज आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, एक नया शगुफा छोड़ने के ऊपर आए हुए। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे। और जिस हिसाब से किया गया उसके हिसाब से उमर साहब तो खुद ही उसके अंदर थे, 18वें नंबर से उठा के अपने पहले नंबर पर लाए, क्योंकि आपको पता था कि आप चुनाव 2014 के नहीं जीतोगे। आपने सियासी फायदा लेने के लिए सब कुछ काम किया। उसको तो देश के कानून ने सजा देनी थी जिसने हमारे देश के संसद के ऊपर हमला किया था, लेकिन इन्होंने उसकी मौत को भी अपने सियासी फायदे के लिए यूज किया। और आज उमर साहब पूरे हिंदुस्तान को क्या नया पाठ पढ़ा रहे हैं? उमर साहब आप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, जरा जवाब दीजिए इन सब बातों का, लोगों को ना बरगलाएं। आज अगर यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर अमन सुकून लौटा है तो किसके कारण लौटा है? हमारे अमित शाह साहब के कारण लौटा है। आप देखिए डिफरेंस, देखिए इनके समय के गृह मंत्री के देखिए और हमारे समय का गृह मंत्री देख लीजिए। बूटा सिंह इन्हीं के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। रातों रात यहाँ पर जमहूरियत का गला 1987 में दबाया गया, जेतों को हराया गया, हराए ऊपर जिताया गया, उसके बाद बंदूक दाखिल हुई। हमारे गृह मंत्री ने यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया यहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित किया, बस 1 मिनट दूंगा सईद साहब, जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है उसके बाद लाखों वोट आज डालना पड़ रहे हैं। अब इनके गृह मंत्री में और हमारे गृह मंत्री में फर्क देखिए। हमारे लोग यहाँ पर इनके समय पे बम गोली बारूद के खौफ पे रहते थे, आज यहाँ पर इंसान खुला घूम रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम इनको देखना जो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद। 20 मिनट ऊपर है, कोई बात नहीं। गगन जी, आपको लगता है कि 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनका असर पूरे देश में गगन जी होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं? आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन देश भर में उसका असर होता है। पहला ये कि 370 वापस उसकी वापसी होगी और दूसरा अफजल गुरु की फांसी। आपके नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती, मैं होता तो कभी इसकी अनुमति आज्ञा नहीं देता। आपको लगता है कि फिर एक बार आप देश से अलग चल रहे हैं और इसका नुकसान आपसे कहीं ज्यादा आपकी सहयोगी कांग्रेस को देश भर में हो सकता है? वो दीपक जी से मैं बाद में पूछूंगा। गगन जी बताइए, आपका समय शुरू कर रहा हूं। सही जी, नमस्कार। आज तक के सारे दर्शकों का अभिनंदन और साथ ही पैनलिस्ट सभी का नमस्कार। सही साहब, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पे पार्टी की आइडियोलॉजी बनती है। जैसे भाजपा की जो आइडियोलॉजी थी वो बनती थी राम मंदिर के ऊपर, तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं राम मंदिर। वैसे ही 370 जो है हमारे लिए एक बेसिक मुद्दा है और इसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं कभी। और
बाकी राज्यों का मुझे पता नहीं, लेकिन 370 का नुकसान जितना जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है वो शायद कहीं और नहीं हो रहा हो। हमारे रोजगार चले गए, लोग परेशानियों में हैं, और ये चुनाव जो है इसमें एक अलग सी बौखलाहट जो है लोगों में। आप देखिएगा इस बार परसेंटेज जो होगा कितना ज्यादा आएगा वोटिंग का यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है इतने परेशान हैं। ना केवल कश्मीर के, बाकी जम्मू में जाके देखिए, आप बाजारों में जाके देखिए, आप पूछिए यहाँ से दरबार मूव जो बंद हुआ तो कैसा क्या उनका असर पड़ा, व्यापार गिर गया यहाँ। मैं भाजपा की बौखलाहट से समझ सकता हूं, इस टाइम परेशान है। 400 पार की बात करने वाले 240 पे आ गए, और जो यहाँ 6-8 लाख की जीत से करते थे, सांसद में जाते थे, आज वो मात्र 1.5 लाख की जीत पे रह गए। तो ग्राफ से नीचे गिरा है भाजपा। और 370 हमारा एक बेसिक मुद्दा है जिसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे और आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। मैं भी एक बयान देख रहा था अमित शाह जी का, जो कह रहे थे भाई स्टेट हमने देनी, बिल्कुल हमने देनी, आपने देनी है। कि कौन कह रहा है कि हमने देनी है स्टेट, लेकिन लेनी हमने है ये हमें पता है, और हम इसको लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत देर से इस मुद्दे को उठाती रही है पार्लियामेंट में कि क्या क्या जम्मू के साथ कश्मीर से एट्रोसिटी हो रही है आफ्टर 2019 जो एब्रोगेशन हुआ था उसके साथ। और कई ऐसे मुद्दे हैं वो शायद टीवी में कभी ना आए, लेकिन वो हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आप देखेंगे कि ठीक कहा उमर साहब ने, वी आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। कारण ये है कि और भी कई चीजें होती हैं क्रिमिनल को टाइम अप गगन जी सजा देने के लिए, लेकिन मैं आपको बात करना चाहूंगा कि आतंकवाद का कभी हमने समर्थन नहीं किया। और शायद हमारी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसके नेता, एमएलए, मंत्री जो है उनको शहादत मिली है। आतंकवाद से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई नहीं जान सकता यहाँ पर। तो ये बेसिक मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर, और इस पे हम लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमें हमारी इज्जत, हमारी जितने भी यहाँ पर हक है लोगों के वापस ना मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर मुद्दे पे लड़ाई करती रहेगी, और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस कदर जो है लोग इस टाइम बेचैन है कि फटाफट चुनाव आए और हम बटन दबाएं, ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनते देखे। लगभग 3 मिनट लिया आपने, कोई बात नहीं, मैंने आपको रोका नहीं। वो इसलिए कि एक एक बार सबको मौका मिल जाए। गगन जी, अभिजीत जी ने जो बात कही थी कि आपके नेता भी हार गए, महबूबा मुफ्ती भी हार गई, इस बार मुश्किल होगी। परिसीमन के बाद ये प्रश्न आगे मैं आप सभी से पूछूंगा। तौसीफ जी, शाह साहब, लगता है कि इस बार आपको मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब आप बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने आपसे समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति शासन लगा, 370 हटी, सारा क्रेडिट बीजेपी को चला गया, बीजेपी की सरकार को चला गया, और जम्मू कश्मीर की जनता की नजर में आप दोषी हो गए। आपके कारण यह हुआ, आप सरकार चला नहीं पाए, आपने मौका दे दिया इतना बड़ा। क्या यही कारण था कि महबूबा को हार का सामना करना पड़ा? और क्या आपको लगता है कि इस बार वाकई आपके लिए जम्मू कश्मीर में चुनौती बहुत बड़ी है? शाह साहब। खूबसूरत, शुक्रिया सईद साहब पैनल में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा आपसे जी, जो 370 की जो बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी के साथ जो हमारा इलाक हुआ था, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो इसी चीज के लिए था कि वो 370 को हाथ में लगाएं। जब तक हमारा वहां कोलेशन उनके साथ था, वो तब तक उन्होंने 370 को हाथ नहीं लगा पाए। जब उन्हें लगा कि ये, वो आप देखें जो हमारा कॉमन बिजनेस मिनिमम प्रोग्राम जो था जी, उसके नंबर 5वें पर या 6ठे नंबर पर लिखा है कि 370 को आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो जैसे इन्हें लगा कि बिल्कुल पीडीपी हमें हाथ नहीं लगाने देंगी, तो इनके पास कोई और चारा रहा नहीं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि ये बात लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचे कि हमने क्यों कोलिशन करा था। ये एक इसकी बहुत ठोस वजह थी कि हमने 370 को बचाने के लिए अपनी पार्टी को बलि का बकरा बनाया था, बीजेपी के साथ जुड़े थे, जबकि ये सब जानते थे जो पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ेगी, इसके आने के बाद भी या आइंदा भी जो पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ेगी, वो इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, दूसरा आपका सवाल ये था कि ये इलेक्शन हमारे लिए क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जे.एंड.के स्टेट में हमने 10% वोट लिए हैं पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन में, मगर वो 10% हम 10% काउंट नहीं करते, उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 20% काउंट करते हैं। यू लास्ट मी व्हाई? हमने सिर्फ 3 सीटों से अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। जम्मू की 3 सीटें हमने बिल्कुल खुली छोड़ दी थी, जो हमने
जो हमारा 10% यहाँ की वैली की 3 सीटों में से बढ़ा, तो यानी अगर हम जम्मू में भी उठते तो अप्रोक्सीमेटली 18-19% पर हम भी हैं। जी। जैसे अभी जैसे महबूबा जी का इलेक्शन आप देखेंगे, जैसे साउथ से उठी थी तो वहां हमने अप्रोक्सीमेटली 23% वोट लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर 24% वोट लिया है और कांग्रेस ने वहां पे यही 24 अप्रोक्सीमेटली वोट लिया। सो वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। शाह साहब, टाइम अप, 2 मिनट। ये कोई बात, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैंने आज अमित शाह जी का एक उनका मैनिफेस्टो जो उन्होंने लॉन्च किया आज, एक बात उनकी सही मुझे नहीं लगी कि जैसे वो बता रहे थे कि 2014 से पहले यहाँ 10% इलेक्शन हुए थे। तो ये हमारे माननीय होम मंत्री, गृह मंत्री साहब हैं, जब गृह मंत्री साहब के पास डाटा सही से नहीं है तो इनको स्टेज पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये है 2002 में यहाँ अप्रोक्सीमेटली 48% का इलेक्शन हुआ है, 2008 में यहाँ 61% इलेक्शन हुआ है, 2014 में 65 हुआ है। अब सुनने वाली बात है कि जब से बीजेपी आई है 2021 में जो डीडीसी इलेक्शन हुआ वो 51% टोटल पोल था, और 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था दैट इज अप्रोक्सीमेटली 53-54%। सो वी कैन से कि ये लोगों को जुमला कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो बीजेपी से पहले जो इलेक्शन होते थे सर खत्म कीजिए, 3 मिनट हो गए। ओके सॉरी, मैं आप अगली बार जब आपका मौका आएगा, 3 मिनट पूरे हो गए तो मैं चाह रहा हूं कि सबको टाइम मिल जाए। दीपक जी, दीपक जी क्या हो गया, फंस गए बुरी तरह से आप तो। मतलब जम्मू कश्मीर में भले ही आपके सहयोगी को थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन देश में क्या जवाब देंगे आप? एक आतंकवादी का जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, उसका समर्थन और उसको फांसी न देने के बाद अगर आपके सहयोगी कर रहे हैं तो आपका स्टैंड इस पर क्या होगा? क्या आप बिल्कुल उनसे सहमत हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं? दोनों की एक ही मर्जी है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही है? सईद भाई, सबसे बड़ी बात आज मैं बोलूंगा, एक आप यहाँ पे तौसीफ साहब बैठे हैं और देश में अमित शाह ने भाषण दिया जाके जम्मू कश्मीर, तो एक कहावत याद आ गई, चोर चोर मौसेरे भाई। दो चोरों की भाषा एक तरीके की है, एक चोर बीजेपी, एक चोर पीडीपी। तो दो चोर जब मिल जाते हैं ना तो दूसरों को ही ऐसे थोड़ा सा निवेदन करूं दीपक भाई, प्लीज हम लोग अगर इनको आप लोग मत बोलिए, आप लोग प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सभी, 2 मिनट सबसे। नहीं एक सेकंड दीपक जी, सर एक सेकंड अभिजीत जी, नहीं सुनिए ना, इनका कंप्लीट हो जाए अभी, सुनिए सबको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज नहीं नहीं अच्छे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे पास नहीं प्लीज नहीं कहा नहीं प्लीज, मैं इस शो पे तो प्लीज मत कहिएगा आप, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, समय नष्ट हो रहा है। मैं फिर से 2 मिनट सेट कर रहा हूं आपके लिए। चलिए आज मैं जानता हूं आज आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है दीपक भाई, लीजिए अब 2 मिनट आपके चालू होते हैं प्लीज। 2 मिनट बोलने नहीं दिया और मुझको कह रहे हैं कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो गलत बात है। सही तो टाइम सेट फिर से कर दिया, 0 कर लीजिए, ये फिर से 0 कर दिया। मैंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, हिंदी कहावत है, हम सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में भी। इसका तात्पर्य क्या है? तो 2 पार्टियां, अच्छी बात कर लीजिए, छोड़ जम्मू कश्मीर, अभी उल्टा पुल्टा बोलेंगे कुछ आकर अभिजीत जी, वैसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इन लोगों ने ठगी किया। बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं? जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अमित शाह जी वहां पर जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहता हूं, आसिया अंद्राबी कौन है? ध्रुव सक्सेना कौन है? जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं भारत में, सारे के सारे आतंकवादियों का कनेक्शन भाजपा के साथ निकल आता है। कोई आईटी सेल का हेड होता है, कोई किसी सेल का हेड होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, पिछले 70 सालों के इतिहास में देश में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को पकड़ती थी और भाजपा उनको प्लेन में बैठा के कंधार तक ले जाके छोड़ के आती थी। पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है इस बात को। अजहर मसूद जिसको छोड़ा गया, उसकी वजह से पूरे देश में किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हुए। पिछले 10 सालों में पूरा देश बेतहाशा खून की नदियां देखा कि बेगुनाहों के खून की नदियों से बहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से अनाप शनाप शगुफे छोड़ देते हैं। बताइए, आज आप देश को पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के दुश्मनों को हमारे देश में पठानकोट पे ले जाके दिखाते हैं। पहली बार हुआ होगा इस तरीके से इतिहास में कि भारत ने कभी पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया निरीक्षण करने के लिए। आज भी देश जानना चाहता है, पुलवामा में आतंकवादी घटना हो गई, कहां से आए आतंकवादी, कैसे आए इतनी सुरक्षा के? तो भाजपा से जनता सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछते हैं, बताइए। और फिर जनता सिस्कारी लेते हुए कहेगी ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो
मेरे फैसले कैसे होंगे? तो बात यह है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश हैं, सवाल इनसे होना चाहिए, ना कि दीपक झा से, ना कि कांग्रेस पार्टी से, ना कि पत्रकारों से। सवाल भाजपा से कि इन्होंने 10 साल कश्मीर को बंधक बना के क्यों रखा, इन्होंने कश्मीर को युवाओं को आगे बढ़ने का मौका क्यों छीना। सवाल इस पे होना चाहिए शहीद भाई। सवाल नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए कि क्यों वहां के धन को, जन को आपने लूटा और अपने खजाने में भरते रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद।